हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, आज जितने भी स्टूडेंट्स का पेपर है फॉर अकाउंट्स ओल्ड सिलेबस, उन सभी के लिए एक छोटी सी वीडियो है जिसमें हम लोग रिवाइज करेंगे ऑल वेरी इंपॉर्टेंट लिमिट्स। और कुछ बच्चों को कंफ्यूजन आ रही थी रिलेटेड टू डीआरआर, एसएमसी की लिमिट, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 की लिमिट। तो वो सारी चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बहुत छोटा होने वाला है, 20 से 25 मिनट, एंड आई एम वेरी श्योर इसमें से क्वेश्चन जरूर कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है सर कि डीआरआर का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, जितने भी कंपनीज डिबेंचर्स को रिडीम कर रही हैं तो उनके पास दो ऑप्शन होती है, रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट एंड रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल। अगर आप रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल कर रहे हो तो डीआरआर नहीं है, खत्म हो गया। अगर आप रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट कर रहे हो तो वहां पर डीआरआर रिक्वायरमेंट आएगी। अब डीआरआर कितना बनाना है, कैसे बनाना है, ये हम सेक्शन 71 सब सेक्शन 4 रेड विद रूल 18 सब रूल 7 के अंदर लिखा हुआ है। तो उसमें ये कहा गया कि सर, डीआरआर की जो रिक्वायरमेंट होती है ना, पहली बात तो सिर्फ और सिर्फ अनलिस्टेड कंपनीज को बनाना होता है, वो भी 10% ऑफ द डिबेंचर आउटस्टैंडिंग। खत्म सर, 10% ऑफ द डिबेंचर आउटस्टैंडिंग, और वो भी सिर्फ अनलिस्टेड कंपनीज को। यस, अब अनलिस्टेड कंपनीज में से भी कुछ कंपनीज को एक्सक्लूड कर दिया गया कि जिन्हें डीआरआर नहीं बनाना। तो पहले नंबर पे आ जाता है एआईएफआई, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटेड बाय आरबीआई। अब ये लिस्टेड हो या अनलिस्टेड, यानी कि प्राइवेटली प्लेस्ड डिबेंचर हो या पब्लिक प्लेस्ड डिबेंचर्स हो, किसी पर भी डीआरआर नहीं बनाना। सर, एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अदर देन एआईएफआई, इनको भी नहीं बनाना। एनबीएफसी लिस्टेड हो या अनलिस्टेड, नहीं बनाना। लिस्टेड कंपनीज नहीं बनाना। अनलिस्टेड को बनाना है, वो भी कितना, 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स। और मैं बार बार बोल रहा हूं, अनलिस्टेड में किसको छोड़ा हमने? सर, हमने एआईएफआई को छोड़ दिया, एनबीएफसी को छोड़ दिया, विच आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई, इन सब को छोड़ दिया। तो जितने भी बाकी की अनलिस्टेड कंपनीज बनी, उन्हें कितना बनाना होता है? 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स। सर, क्लियर हो गया। सर, एक बात बताओ, एक और कॉन्सेप्ट था डीआरआई का। यस, तो अब देखो ध्यान से, जिसको डीआरआर बनाना है उसी को डीआरआई करना है। डीआरआई मतलब इन्वेस्टमेंट्स या डिपॉजिट्स करना है। कितना करना है? 15% ऑफ द टोटल डिबेंचर्स जिनका मेच्योरिटी आ रहा है इस ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च तक, उसका 15%। कब तक बनाना है? 30 अप्रैल तक बनाना है। 30 अप्रैल तक आपको इन्वेस्ट करना है। कहां इन्वेस्ट करना है? सर, सिक्योरिटीज ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में आप कर सकते हो, या फिर सिक्योरिटीज ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट में कर सकते हो, या किसी भी शेड्यूल्ड बैंक में आप डिपॉजिट करा सकते हो। खत्म। क्या यहां तक क्लियर हो गया जी? बोलो मेरे प्यारे दोस्तों। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मान लो पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है, पार्टली कन्वर्टेबल के में क्या होता है कि कुछ तो कन्वर्ट हो जाएंगे। अब जो कन्वर्ट हो जाएंगे ना, उनके रिलेटेड डीआरआर नहीं बनेगा, लेकिन जो उसमें से नॉन कन्वर्टेबल वाला पोर्शन है, क्या उसके लिए डीआरआर बनता है? क्योंकि समझो ना, जो कन्वर्ट हो जाएगा वो तो आउट ऑफ कैपिटल हो जाएगा, और आउट ऑफ कैपिटल वाले में डीआरआर आएगा ही नहीं। नॉन कन्वर्टेबल वाला जो पार्ट होगा उसके लिए आपको डीआरआर बनाना होगा। ठीक है सर, सर क्लियर हो गया। फिर इसके बाद आ जाता है बेटा जी एसएमसी। सर, अगर आपको याद हो तो हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जब पढ़े थे तो उसकी एप्लीकेबिलिटी पे बात हुई थी। तो अगर आपको याद हो तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। पहले बता रहा हूं, मैंने बहुत 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 अच्छे से थ्योरी वाले चैप्टर में रिवीजन कराई हुई है। एक एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंने कोशिश करी है आपको लर्न हो जाए। ठीक है ना, तो इसलिए ध्यान से पढ़ के जाना। तो उसके अंदर ना एप्लीकेबिलिटी के अंदर याद करो, कॉर्पोरेट, नॉन कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट के अंदर एसएमसी, नॉन एसएमसी, नॉन कॉर्पोरेट के अंदर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इस तरह से। सर, सबसे पहले आ जाते हैं एसएमसी, नॉन एसएमसी। तो याद करेंगे, जब हम एसएमसी नॉन एसएमसी की बात करते थे, एसएमसी नॉन एसएमसी की बात करते थे, कौन बताएगा? जल्दी दिखा दो। एसएमसी नॉन एसएमसी की जब हम बात करते थे ना सर, तो आपने ये कहा था कि इन केस ऑफ एसएमसी, इन केस ऑफ एसएमसी हम लोगों को चेक करना होता था कि जिसकी सिक्योरिटीज ना तो लिस्टेड है, ना ही इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है, और उसकी टर्नओवर और बोरोइंग की हम एक लिमिट चेक करते थे, याद करो। तो वो लिमिट आपको कंफ्यूज करती है, तो मैं यहां पर दोबारा लिख देता हूं। टर्नओवर के लिए याद रखना, अगर 250 करोड़ या उससे कम होनी चाहिए, और बोरोइंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रिसीडिंग अकाउंटिंग ईयर, जो भी प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर था उसके अंदर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम बोरोइंग शुड नॉट बी मोर देन 50 करोड़। ठीक है सर। सर, टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और बोरोइंग 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वेरी गुड। और ऐसे जब हम लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 की बात करते हैं, तो लेवल 1 मतलब बड़ी है, तो 250 करोड़ से ऊपर टर्नओवर, और 50 करोड़ से ऊपर बोरोइंग्स। ठीक है। और ऐसे जब लेवल 2 पे आएंगे आप, तो टर्नओवर जो होगी वो 50 से 250 को रेंज करेगी। ठीक है ना, 50 से 250, ये ध्यान रखिएगा, 50 से 250। ये आपको मैं लर्न करने का भी एक तरीका बता देता हूं। ठीक है ना, बेशक से आप ऐसे कर लो, सुन लो ध्यान से।
यहां लिखो आप 10, 50, 250। देखो ये जो रेंज है ना, 10 से ऊपर नॉट मोर देन 50, 50 से ऊपर नॉट मोर देन 250, और फिर 250 से ऊपर ऐसे बनेगी। 250 से ऊपर लेवल 1, 50 से ऊपर नॉट मोर देन 250 लेवल 2, 10 से ऊपर नॉट मोर देन 50 लेवल 3। ठीक है सर। और ऐसी बोरोइंग की लिमिट याद रखो, 2, 10, 50 ऐसे लर्न करना है। 2, 10, 50 समझ गए होंगे। 2 से ऊपर अप टू 10, 10 से ऊपर अप टू 50, 50 से ऊपर, 50 से ऊपर लेवल 1, 10 से ऊपर अप टू 50 लेवल 2, 2 से ऊपर अप टू 10 ये लेवल 3। ठीक है सर। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन पे आ जाते हैं। सबको याद होगा कि सेक्शन 197 198 के अंदर आपने डिस्कस करा था ऑल अबाउट मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि मैनेजरियल रेम्यूनरेशन कितना है, कितना देना है, कैसे देना है, तो याद करेंगे हमें चेक करना होता है कि वेदर प्रॉफिट्स आर एडिक्वेट और नॉट। इफ प्रॉफिट्स आर एडिक्वेट तो आपको याद होगा ओवरऑल मैनेजरियल रेम्यूनरेशन शैल बी 11%, 11% ऑफ नेट प्रॉफिट्स। नेट प्रॉफिट कंप्यूटेड एज पर सेक्शन 198। क्या ये 11% से ऊपर हो सकता है? यस हो सकता है। आपको पहले ऑथराइज कराना पड़ेगा फ्रॉम द जनरल मीटिंग। ठीक है सर। जनरल मीटिंग में ऑथराइज कराओ सब्जेक्ट टू शेड्यूल 5, इसको 11 से ऊपर आप करवा सकते हो। सर अगर इंडिविजुअल लिमिट देखनी हो, मान लो कंपनी के अंदर एक एमडी है, एक WTD है या एक मैनेजर है, तो 5%, एक से ज्यादा है तो 10%, ओवरऑल 11%। सर व्हाट अबाउट नॉन एग्जीक्यूटिव? तो याद रखना नॉन एग्जीक्यूटिव के अंदर अगर ऑलरेडी MD WTD है तो 1%, और अगर वो लोग नहीं है तो 3%। सर अगर मान लो प्रॉफिट एडिक्वेट ना हो तो क्या करेंगे? सर याद रखना इफ प्रॉफिट्स आर नॉट एडिक्वेट तो उस केस में इफेक्टिव कैपिटल चेक करेंगे। इफेक्टिव कैपिटल अगर नेगेटिव है या 5 करोड़ से नीचे है, या 5 करोड़ या उससे अधिक है लेकिन 100 करोड़ से नीचे है, 100 करोड़ या उससे अधिक है लेकिन 250 करोड़ से नीचे है, या 250 करोड़ या उससे अधिक है, तो आपको ये लिमिट चेक करनी है। तो जितने भी मैनेजीरियल लोग होंगे, यानी कि जो MD WTD टाइप्स होंगे, उनका पर ईयर मैक्सिमम रेम्यूनरेशन होगा 60, 84, 120, 120 प्लस 0.01% ऑफ द इफेक्टिव कैपिटल इन एक्सेस टू 250 करोड़। लर्न करना है ये, है ना, लर्न करना है। वैसे मैंने कराया हुआ है, जस्ट लिमिट है ये, लर्न करनी है। ठीक है ना। अगर नेगेटिव है ये तो 60 लाख, 5 करोड़ और 100 करोड़ तो 84 लाख, और यहां पर 120 लाख, यहां पे 120 में ये है। और अगर वो नॉन एग्जीक्यूटिव है तो यही 60 हो जाएगा 12, 84 हो जाएगा 17, ये 24 हो जाएगा 24 प्लस दिस इन एक्सेस टू 250 करोड़। क्या यहां तक क्लियर है? ठीक है सर। सर इफेक्टिव कैपिटल क्या होती है? सर इसमें पेड अप कैपिटल आती है, रिजर्व्स एंड सरप्लसेस। याद रखना रिजर्व एंड सरप्लसेस में कभी भी रीवैल्यूएशन रिजर्व नहीं आता। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड डिपॉजिट्स आएंगे। ठीक है ना। इसमें से माइनस करेंगे इन्वेस्टमेंट्स। हाँ, अगर इन्वेस्टमेंट मेड बाय इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो माइनस नहीं करेंगे। एक्यूमुलेटेड लॉसेस अगर दिए हो तो वो भी माइनस होगा। प्रीलिमिनरी खर्चे भी अगर होंगे तो वो भी क्या कर देना, माइनस कर देना। ठीक है सर। सर इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, CSR। सर याद करो सेक्शन 135 ऑफ कंपनी से कहता है कि अगर कोई कंपनी की नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, 1000 करोड़ या उससे ज्यादा उसकी टर्नओवर है, और नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा है ड्यूरिंग इमीडिएट प्रीसीडिंग प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, तो बस आपको यह ध्यान रखना है अगर इनमें से कुछ भी है, या तो नेटवर्थ 500 करोड़, टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे अधिक, नेट प्रॉफिट 5, तो उसको एक CSR कमेटी बनानी पड़ती थी जिसमें याद करो बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड 3 या 3 से ज्यादा डायरेक्टर होंगे, जिसमें से कम एक क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। हाँ सर याद है। ठीक है सर। CSR का खर्चा कितना था? 2% ऑफ द नेट एवरेज नेट प्रॉफिट जो आपने पिछले 3 साल में कमाए थे। लेकिन अगर मान लो पिछले 3 साल आपके पूरे नहीं हुए तो जितने भी हुए होंगे, मान लो 2 साल हुए होंगे तो एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द 2 ईयर्स ले लेना। लेकिन अगर अमाउंट जो आप स्पेंड कर रहे हो वो 50 लाख से ज्यादा नहीं है तो CSR कमेटी की जरूरत नहीं है, कि जो आपका खुद का जो बोर्ड होगा क्या वही इसको ऑब्जर्व करेगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं। 143 टॉक्स अबाउट ऑडिटर रिपोर्ट, 134 बोर्ड रिपोर्ट, 128 बुक्स ऑफ अकाउंट, 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 63 बोनस, 68, 69, 70 आपको याद होगा बायबैक से रिलेटेड बात करता है। अभी बायबैक से भी बात करेंगे। 197 मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, 198 नेट प्रॉफिट्स, 246 होल्डिंग कंपनी, 287 सब्सिडरी कंपनी। ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है। कई बार MCQ में ये पूछ लिया जाता है कि बताओ होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन जो है दैट इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर विच सेक्शन। ठीक है ना। ऑडिटर का सेक्शन कौन सा है, ऑडिटर रिपोर्ट का, बोर्ड रिपोर्ट का सेक्शन कौन सा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्रॉ की जाएंगी ये कौन से सेक्शन में कहा गया है। ठीक है ना।
प्रोविजन ऑफ बायबैक जो है दे आर कंटेन्ड इन सेक्शन 68, 69, 68, 69 एंड 70। डिबेंचर की अगर बात करें तो सेक्शन 71, बोनस की बात करें तो सेक्शन 63। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है जी। सर इसके बाद आ जाता है बायबैक। बायबैक आई होप सबको मालूम है कि बायबैक क्या होता है। अपने ही शेयर को जब कंपनी परचेज कर लेती है तो इसके ऊपर कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, वो आपको पूरी करनी होती हैं। तो उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो बायबैक करने का मेन इंटेंट क्या होता है आप सबको मालूम होगा। अगर मान लो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमम नहीं है तो उसको ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, अनवेलकम टेकओवर को बचाया जा सकता है, ईपीएस बढ़ाया जा सकता है, कंसोलिडेशन ऑफ स्टेक किया जा सकता है, आरओआई बढ़ाया जा सकता है। अपने पास कैश जितना भी फालतू था क्या उसको हम शेयर होल्डर्स को देकर क्या अपने नंबर ऑफ शेयर्स को कम कर सकते हैं। तो दीज वर ऑल द रीजंस ऑफ द बायबैक। सर कौन मुझे बताएगा, अगर हम बायबैक की बात कर रहे हैं तो क्या बायबैक कौन कर रहा है, कंपनी। तो इसीलिए कंपनी को विद इन 7 डेज क्या उन शेयर्स को फिजिकली डिस्ट्रॉय करना होता है। यस सर। सर अगर आपको याद हो तो बायबैक करने के सोर्स और रिसोर्स पढ़ते थे हम। सोर्स के अंदर कौन कौन होता है सर, या तो बायबैक किया जाएगा आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड फ्रेश इशू। ठीक है जी, प्रोसीड्स ऑफ द फ्रेश इशू याद आ रहा है सर। या तो हम फ्रेश इशू लेकर आते थे या फिर फ्री रिजर्व यूज करते थे या सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करते थे। बायबैक मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल। कई बार पेपर में आ जाता है कि बायबैक के लिए एसआर पास करना है या बोर्ड रेजोल्यूशन। तो आपको याद होगा अगर आप बायबैक सिर्फ 10% ऑफ द टोटल पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व कर रहे हो, हाँ जी, अगर बायबैक 10% तक के लिए हो रहा है तो बोर्ड रेजोल्यूशन वहां पे एसआर की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इसको 25% तक करेंगे तो क्या वहां पर एसआर की रिक्वायरमेंट आ जाती थी। याद आ रहा है। यस सर। सर अगर आपको याद हो इमीडिएटली आफ्टर बायबैक आपको इंश्योर करना होगा कि आपके जो भी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डेट इक्विटी रेशियो है दैट मस्ट बी 2:1। ठीक है जी। फिर उसके बाद जितने भी शेयर्स को आप बायबैक करोगे वो फुली पेड अप होने चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी एक बायबैक करा था तो दूसरा बायबैक के बीच में 1 ईयर का गैप होना चाहिए। बायबैक जब आप करोगे तो किससे करोगे, या तो आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से कर सकते हो ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस, या फिर ओपन मार्केट से भी बायबैक कर सकते हो, या फिर बाय परचेज ऑफ सिक्योरिटी जो कि आपने एम्प्लॉइज को दिया था परसुएंट टू द स्कीम ऑफ स्टॉक ऑप्शन एंड स्वेट इक्विटी, आप उनसे भी बायबैक कर सकते हो। अच्छा, फिजिकली डिस्ट्रॉयड होने चाहिए 7 डेज के अंदर। आपको याद होगा एक डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी फाइल करना होता है एसएच, हाँ जी, 9 के अंदर, जो कि बाय एटलीस्ट 2 डायरेक्टर जिसमें से एक होना चाहिए मैनेजिंग डायरेक्टर। रजिस्टर आपने जिन जिन शेयर्स का बायबैक करा है उसका एक सेपरेट रजिस्टर मेंटेन होगा। हाँ जी, SH10 के अंदर आपको रिटर्न फाइल करनी होती है SH11 के अंदर विद इन 30 डेज। ठीक है जी। और अगर आपको याद हो तो जिन शेयर्स का मैंने बायबैक करा है उनको अगले 6 महीने तक आप फर्दर इशू नहीं कर सकते। अगर आपने कंप्लाई नहीं करा तो बेटा जी मिनिमम पेनल्टी 1 लाख, मैक्सिमम पेनल्टी 3 लाख। और अगर आपको याद हो तो एज पर सेक्शन 70 अगर आपने डिफॉल्ट करा होगा पेमेंट ऑफ किसी तरह का, कोई भी आपके कुछ ड्यूज थे वो आपने पे नहीं करे तो आप बायबैक नहीं कर सकते। हाँ, अगर वह उसको रेमेडी कर देते हो और 3 साल का गैप आ जाता है तो उसके बाद क्या बायबैक विल बी परमिसिबल टू यू। ठीक है जी। तो ये एक छोटी सी कोशिश थी आप लोगों को यहां तक रिवाइज कराने की। इसके अलावा अब कुछ बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे रिलेटेड टू सर कंसोलिडेशन। देखिए कंसोलिडेशन मैंने इतनी बार आपको रिवाइज कराया, ठीक है ना। कंसोलिडेशन के अंदर आपको कुछ बातें मैंने कहा था याद रखनी होती है कि जब भी हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं, हाँ जी, जब भी आप क्या ड्रॉ करते हो, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ड्रॉ करते हो, सीबीएस ड्रॉ करते हो, तो आपको बस छोटी सी बातें ध्यान रखनी है। वो ये कि इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड, ठीक है जी, रिजर्व्स P&L ऑफ एस लिमिटेड, ऐसे ही आपका जो इन्वेस्टमेंट्स होता है ऑफ एच लिमिटेड इन सब्सिडरी। ठीक है ना। ये कुछ चीजें होती हैं जिसको आप सीबीएस में नहीं लेके जाते थे, इसको हम कहाँ लेके जाते थे, वर्किंग नोट में। और वर्किंग नोट में ले जाकर हमारा काम होता था एक तो गुडविल यानी कि कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालना, और एक होता था कैपिटल रिजर्व निकालना, और एक होता था माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालना। कुछ याद आ रहा है। ठीक है सर। तो इसमें स्टेप नंबर 1 में आपको क्या निकालना होता था, परसेंटेज ऑफ होल्ड। परसेंटेज ऑफ होल्ड क्या होता है बेटा, मेरे पास कितने शेयर्स हैं आपकी कंपनी के डिवाइड बाय आपके टोटल शेयर कितने हैं इनटू 100, यानी कि शेयर हेल्ड बाय एच डिवाइड बाय टोटल शेयर्स ऑफ एस इनटू 100 विल गिव यू परसेंटेज ऑफ होल्ड। और 1 में से परसेंटेज ऑफ होल्ड माइनस कर दो तो क्या आएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। सर सबको याद है हमें। फिर इसके बाद अगर आपको याद हो तो इसमें ना कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स होती थी जो आपको बताई गई थी। तो मैं आपको ना
सारी तो नहीं रिवाइज कराऊंगा, बट एक दो एडजस्टमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको रिवाइज करा देता हूं, ध्यान से सुनना। क्या, मान लो एस लिमिटेड ने माल बेचा एच लिमिटेड को, या एच लिमिटेड ने माल बेचा एस लिमिटेड को, और उस पर इस कंपनी ने कुछ प्रॉफिट्स कमाए हैं, ठीक है ना, और वो माल अभी भी हमारे पास अनसोल्ड पड़ा हुआ है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जितना भी माल एस ने एच को या एच ने एस को दिया है, उस पर अगर वो बिक चुका है फिर तो बात खत्म है, लेकिन अगर वो नहीं बिका है तो अनसोल्ड माल पे क्या कुछ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स आ रहे होंगे, वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स को हमें कैंसिल करना होता है। और उसके लिए अगर आपको याद हो तो हमने एक जर्नल एंट्री बनाई थी, कौन बताएगा, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, ठीक है ना, ये जर्नल एंट्री आपको पास करनी होती है। और ये अमाउंट कैसे निकलता है, बस यही एक इंपॉर्टेंट मैटर था, वो मैं आपको रिवाइज करा देता हूं, ध्यान से सुनना। मान लो एच लिमिटेड ने एच लिमिटेड को, या एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड को माल बेचा, तो वो पेपर में कैसे लिखेगा, एस लिमिटेड के पास स्टॉक है 5 लाख का, जिसमें इंक्लूडेड है 2 लाख रुपए का स्टॉक ऐसा जो उसने परचेज करा था, ऐसे लिखेगा, कॉस्टिंग 2 लाख का माल पड़ा हुआ है जो कि परचेज करा था एच लिमिटेड से, ऑन विच एच लिमिटेड ने 25% ऑफ इनवॉइस प्राइस प्रॉफिट कमाया था, ठीक है ना। अब बस इतनी सी बात याद रखना, जितना माल अनसोल्ड पड़ा होता है भले ही वो लिखेगा कॉस्टिंग, लेकिन याद रखना सेलर के लिए, बायर के लिए जो कॉस्ट है वो सेलर के लिए इनवॉइस प्राइस होता है। तो कहने को वो 2 लाख ऐसे लिखेगा कॉस्टिंग 2 लाख, लेकिन याद रखना वो इनवॉइस प्राइस 2 लाख होता है। क्लियर है पहली बात। अब क्योंकि ये इनवॉइस प्राइस 2 लाख है, क्योंकि ये इनवॉइस प्राइस क्या है 2 लाख, तो मेरे प्यारे दोस्तों 25% भी किसका दिया हुआ है, इनवॉइस का। तो कुछ नहीं करना आपने, आपने 2 लाख का 25% कर लेना है, तो आपके पास जो भी आएगा 50,000 रुपए, क्या बस उससे ही एंट्री पास कर देना। और इसका नेट इफेक्ट क्या होगा, सीबीएस के अंदर पी एंड एल में से भी 50,000 माइनस कर देना और स्टॉक में से भी 50,000 माइनस कर देना, खत्म। हाँ, अगर ये लिखा होता कि लेटर का ये एच लिमिटेड ने 25% कमाया है किस पर, कॉस्ट पर, यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना बस, क्योंकि बायर की किताबों में जो कॉस्ट है वो एक्चुअल में सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से इनवॉइस प्राइस है। तो याद रखना ये 2 लाख इनवॉइस प्राइस है, और हमें रिलेशन दिया हुआ है 25%, यानी कि 1/4 ऑफ द कॉस्ट। आपको याद होगा हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि 1/4 ऑफ द कॉस्ट इज ऑल्सो इक्वल टू 1/5 ऑफ द सेलिंग प्राइस। तो बस यहां पर आपको 40,000 रुपए से प्रॉफिट कैंसिल करना है, ठीक है। अच्छा, ऐसी ना एक एडजस्टमेंट आ जाती है डिविडेंड से रिलेटेड, डिविडेंड से रिलेटेड, डिविडेंड बाय एस लिमिटेड, इफेक्ट ऑलरेडी टेकन, इफेक्ट ऑलरेडी टेकन। तो इसमें बस इतना याद रखना कि जब आप एस लिमिटेड का प्रॉफिट लोगे ना, मान लो 2 लाख है, तो उसमें पहले वो डिविडेंड ऐड कर देना, फिर प्री पोस्ट कर देना, फिर वो डिविडेंड वापस माइनस कर देना प्री में से। और एक ना रेक्टिफिकेशन एंट्री मैंने पास करवाई थी, अगर आपको याद हो तो हमने ये पढ़ा था कि जब भी कोई एस लिमिटेड डिविडेंड देती है प्री एक्विजिशन से, तो वो डिविडेंड में जो होल्डिंग का हिस्सा होता है, उस डिविडेंड में जो होल्डिंग का हिस्सा होता है वो कैपिटल नेचर का होता है, बट उसने गलती से अपने पी एंड एल में ले लिया होता है। तो यहां पर एक रेक्टिफिकेशन एंट्री पास कराई थी, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट विद होल्डिंग शेयर इन डिविडेंड। मान लो कंपनी ने डिविडेंड दिया था 5 लाख और होल्डिंग का हिस्सा था 80%, यहां तो पूरा 5 लाख ऐड कर देना, लेकिन ये वाली जो एंट्री है ना वो 5 लाख का 80% यानी कि 4 लाख से कर देना, खत्म, ठीक है ना। तो ये दो एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक की बात की जाएगी और एक डिविडेंड का पॉइंट किया जाएगा, ठीक है जी। चलो, वैसे तो देखो इंपॉर्टेंट सब कुछ ही होता है, बट अब लास्ट मोमेंट पे मैं क्या बता सकता हूँ वो आई एम ट्राइंग। बजटरी कंट्रोल मैंने रिवाइज करा दिया था, मार्जिनल कॉस्टिंग मैंने आपको रिवाइज करा दिया था, इसके अलावा मैंने पहले 2 चैप्टर की थ्योरी आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करा दी है। अब इसके अंदर ना सुन लो ध्यान से, सुन लो ध्यान से, एक छोटी सी वीडियो मैं अभी और बनाने जा रहा हूं, ठीक है। उसके अंदर ना वैल्यूएशन से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है ना, 15 से 20 मिनट का, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, प्लस ट्रांसफर प्राइसिंग। सो ये 15 से 20 मिनट की एक मेरी वीडियो और आने वाली है, वो आप देख लीजिएगा, एंड दैट विल बी माय लास्ट वीडियो फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, और मुझे पक्का यकीन है बहुत बढ़िया पेपर होगा आपका। थैंक यू वेरी मच।